हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सब्जेक्ट पेपर में हम मेथड्स पढ़ रहे थे। शिक्षण विधियाँ जिसे कहा जाता है, उसी के अंतर्गत आज हम ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि भी कहा जाता है, अन्वेषण विधि भी कहा जाता है। तो ह्यूरिस्टिक विधि एक शिक्षण विधि है। ह्यूरिस्टिक शब्द यूनानी भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है मैं स्वयं खोज करता हूँ। अर्थात इस विधि के नाम का अर्थ ही क्या है? मैं स्वयं खोज करता हूँ, यानी कि व्यक्ति खुद खोज करेगा, खुद खोज करके उस समस्या का हल निकालेगा। उसे खोज विधि कहा जाता है, ह्यूरिस्टिक विधि कहा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ह्यूरिस्टिक विधि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि होती है। ह्यूरिस्टिक विधि बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। इस विधि में विद्यार्थी एक खोजकर्ता होता है। वह स्वयं खोज करके निरीक्षण और प्रयोग करता है और सीखता है। इस विधि में शिक्षक ऐसी गतिविधि को सम्मिलित करता है जिसमें विद्यार्थी स्वतंत्र रहकर कार्य करता है और सीखता है। ह्यूरिस्टिक विधि में क्या होता है कि टीचर्स हैं वो बच्चों को कोई ना कोई समस्या दे देते हैं, जिसका समाधान उन स्टूडेंट्स को खुद को खोज करके निकालना होता है। उस समस्या का निदान उन्हें खुद को ढूंढना होता है। तो ह्यूरिस्टिक विधि बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, क्योंकि इसमें बालक क्रियाशील रहेगा। इस विधि में विद्यार्थी एक खोजकर्ता होता है, क्योंकि वह समस्या का समाधान खुद खोजता है। इस विधि में कक्षा के समक्ष कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी की जिम्मेदारी होती है विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं एकत्रित करके समस्या को जानना। उसको स्वतंत्रता होती है कि वह कक्षा में इधर उधर जाकर अपने साथियों से समस्या पर चर्चा कर सकते हैं कि मुझे इस समस्या से किस तरीके से इस समस्या का समाधान निकालना है, इस समस्या का हल किस प्रकार से निकलेगा, आप मेरी हेल्प करो। प्रत्येक विद्यार्थी को समस्या से संबंधित एक कागज पर निर्देश लिखकर दे दिए जाते हैं। इसमें विद्यार्थी शिक्षक से बहुत कम दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं, जबकि शिक्षक सदैव सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। हमने पढ़ा है, देखो कि इसमें विद्यार्थी शिक्षक से बहुत कम दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं, अर्थात टीचर्स स्टूडेंट्स की इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं रहते हैं। ज़्यादा योगदान किसका होता है? स्टूडेंट का खुद का ही योगदान होता है समस्या का हल ढूंढने में। वह खुद ही हल ढूंढता है, टीचर की हेल्प नहीं लेता है। इसमें विद्यार्थी के निरीक्षण, प्रयोग व पढ़ने की क्षमता का विकास होता है। वह सीखता है कि समस्या को कहाँ से हल करना चाहिए। आंकड़ों का संकलन करता है, अर्थात डाटा कलेक्शन करता है। जो समस्या होती है उससे संबंधित, उसका हल निकालने से संबंधित जो भी डाटा होते हैं उनका कलेक्शन करता है। अर्थात वह सीखता है कि समस्या का हल, समस्या का समाधान मुझे किस प्रकार से निकालना है। डाटा कलेक्शन करता है। आंकड़ों को अर्थ प्रदान कर, जो डाटा कलेक्ट किए हैं उनको अर्थ प्रदान कर समस्या का समाधान ज्ञात करते हुए निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। इस शिक्षण विधि में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह समस्या सोच समझ कर देता है कि इस लेवल के बच्चों को इस प्रकार की समस्या दी जानी चाहिए। ऐसी समस्या देंगे तो बच्चों में इन चीज़ों का विकास होगा, बच्चे समस्या का समाधान किस प्रकार से ढूंढेंगे। क्योंकि ये भी एक बहुत ज़रूरी बात होती है बच्चों के स्तर को ध्यान में रखने का। क्योंकि बच्चों के लेवल से यदि आपने बहुत छोटी समस्या दी है, यदि उनका जो स्तर है उससे, तो उनके लिए वो समस्या या वो कोई समाधान जो निकालेंगे वो उनके लिए यूज़फुल नहीं होता है। और अगर उनके स्तर से बहुत ऊपर के लेवल का होता है तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, स्टूडेंट समझ ही नहीं पाएंगे कि इसका समाधान किस प्रकार से हमें निकालना है। तो बच्चों के स्तर को ध्यान में रखते हुए समस्या बच्चों को दी जाती है, इस विधि का उपयोग किया जाता है। ये था ह्यूरिस्टिक विधि। अब है ह्यूरिस्टिक विधि के गुण। इस विधि से बालकों में वैज्ञानिक और एक समालोचक
दृष्टिकोण विकसित होता है। पहला है, इस विधि से बालकों में वैज्ञानिक और समालोचक दृष्टिकोण विकसित होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे विकसित होता है? क्योंकि विज्ञान क्या है? खोज करना, और इस विधि का नाम ही खोज विधि है। तो शिक्षण विधि में बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, क्योंकि वह खोज करता है, उस समस्या का समाधान निकालता है, उससे रिलेटेड डाटा कलेक्शन करता है, तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। दूसरा है, विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनकर खुद में आत्मविश्वास विकसित करता है, क्योंकि वह समस्या का समाधान खुद निकालता है, अपने दोस्तों से बातचीत करता है, फिर समस्या के बारे में सोचता है, फिर उस समस्या का समाधान ढूंढता है, खोज करता है, अन्वेषण करता है। ये सारे काम वह खुद ही करता है। उसके बारे में सोचना, समझना, उसका हल निकालना, उसके बारे में डाटा कलेक्शन करना, मतलब वह सारे काम खुद करता है। तो विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनकर खुद में आत्मविश्वास विकसित करता है, क्योंकि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता तभी विकसित होती है जब कोई भी व्यक्ति उस कार्य को अपने हाथ से स्वयं करता है। यदि किसी और को करते हुए देखता है और वह खुद निष्क्रिय रहता है और क्रियाशील नहीं होता है, तो उसमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो उस खोज विधि में स्टूडेंट है वह खुद सक्रिय रहता है, खुद खोज करता है, तो उसमें आत्मनिर्भरता का भी विकास होता है और आत्मविश्वास उसमें डेवलप होता है। इसमें शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान दे सकता है कि वह विद्यार्थी क्या कर रहा है। इस विधि द्वारा शिक्षक और छात्र में अधिक घनिष्ठता बढ़ती है। अधिक घनिष्ठता बढ़ती है क्योंकि जैसे व्याख्यान विधि के द्वारा यदि पढ़ाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि टीचर केवल बोलते रहते हैं और स्टूडेंट्स निष्क्रिय रहकर केवल सुनने का काम करते हैं। वह क्रियाशील नहीं रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, आपस में कुछ क्वेश्चनिंग नहीं होती है, कोई सवाल जवाब नहीं करते हैं, तो फिर उनमें आपस में घनिष्ठता नहीं हो पाती है इतनी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। और इस विधि में प्रत्येक स्टूडेंट पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, सबको समस्या दी जाती है। तो जब समस्या दी जाती है तो उसके बारे में वह टीचर से कोई बात पूछते हैं, कोई पूछताछ करते हैं, शिक्षक उनकी निगरानी रखता है, उनके ऊपर ध्यान देता है, उनको ऑब्जर्व करता है, तो उनमें घनिष्ठता बढ़ती है। विद्यार्थी को वैज्ञानिक विधि का ज्ञान होता है, जिससे वह जीवन को व्यवस्थित रूप से जीने की कला सीख लेते हैं। इस विधि में विद्यार्थी को वैज्ञानिक विधि का ज्ञान होता है, क्योंकि वह करके सीखता है और प्रैक्टिकली जो ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह अपने जीवन को व्यवस्थित करने की जीने की कला भी सीख लेता है। इस विधि में छात्र स्वयं काम करते हैं, इसलिए उनका मानसिक विकास भी होता है, जो लंबे समय तक याद रहता है। क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि करके सीखने की विधि पर बल दिया जाता है। यदि तो करके जो सीखा जाता है, क्रियाशील रहकर जो सीखा जाता है, जो स्वयं के हाथ से किया जाता है, तब जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान है वह स्थायी प्राप्त होता है। तो इस विधि में छात्र स्वयं करते हैं, इसलिए उनका मानसिक विकास भी होता है और जो ज्ञान प्राप्त होता है वह लंबे समय तक उन्हें याद भी रहता है। इस विधि में विद्यार्थी संपूर्ण कार्य विद्यालय में ही करता है। संपूर्ण कार्य, जो भी समस्या दी जाती है, उन्हें जिस भी चीज़ की खोज करने के लिए कहा जाता है, वह सारा कार्य विद्यालय में ही पूरा करता है। इसलिए गृह कार्य की समस्या नहीं रहती है, स्कूल में ही उनका कार्य पूरा हो जाता है। यह शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक और शिक्षा के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक और शिक्षा के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि स्टूडेंट्स, मनोवैज्ञानिक और अधिगम सिद्धांत में बताया गया है कि करके सीखने पर बल दिया गया है कि विद्यार्थी को स्वयं किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। करके सीखा जाता है वह ज्ञान स्थायी प्राप्त होता है। तो यह विधि है वह मनोवैज्ञानिक और शिक्षा के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है।
अब है ह्यूरिस्टिक विधि की सीमाएं और कठिनाइयाँ, क्योंकि हर चीज़ और हम जो भी पढ़ते हैं, हमने जितनी भी मेथड्स पढ़े हैं उसकी कुछ गुण हैं तो उसमें कुछ दोष भी पाई जाती हैं, जिसमें गुण होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी भी पाई जाती है। तो ह्यूरिस्टिक विधि की सीमाएं और कठिनाइयाँ। ह्यूरिस्टिक विधि में विद्यार्थी को खोजकर्ता माना जाता है, परंतु विद्यालय में विद्यार्थियों में ज्ञान का विस्तार और चिंतन सीमित होता है, इसलिए उनसे एक खोजकर्ता की तरह सभी कार्य स्वयं करें, यह अपेक्षा संभव नहीं हो पाती है। पहली कमी है कि इस विधि में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि स्टूडेंट है वह खुद खोज करता होता है, वह खुद खोज करता है। तो ह्यूरिस्टिक विधि में विद्यार्थी को खोजकर्ता माना जाता है, परंतु विद्यालय में विद्यार्थियों में ज्ञान का विस्तार और चिंतन है वह सीमित होता है, लिमिटेड ज्ञान होता है हर चीज़ के बारे में। तो उनसे एक खोजकर्ता की तरह उनको मानना संभव नहीं हो पाता है कि उनमें इतनी सोच का विस्तार नहीं होता है, चिंतन का इतना विस्तार नहीं हुआ होता है कि वह खोज कर सकें, और सभी स्टूडेंट्स ऐसे नहीं हो सकते हैं। दूसरा, इस शिक्षण विधि पर विशेषज्ञ शिक्षक और प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही कार्य कर सकते हैं। इस शिक्षण विधि पर विशेषज्ञ शिक्षक और प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही कार्य कर सकते हैं। इस विधि पर आधारित विशेषज्ञों का मिलना मुश्किल होता है। हमने फर्स्ट पॉइंट में ही बताया कि था कि सभी स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ही, बहुत ही कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो इस विधि के द्वारा कार्य कर सकते हैं या सीख सकते हैं। वो केवल एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, वही बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स का चिंतन स्तर इतना नहीं होता है कि वह स्वयं एक खोजकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं विद्यालय में। थर्ड है, शिक्षण विधि बहुत धीमी गति से चलती है, अतः भारी भरकम पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करने में असमर्थता होती है। शिक्षण विधि बहुत धीमी चलती है क्योंकि खोजकर्ता के रूप में स्टूडेंट कार्य करता है, उसको कुछ नई खोज करनी होती है, उसे नया अन्वेषण करना होता है, तो ये धीमी बहुत होती है। और पाठ्यक्रम कितना होता है? पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा होता है, तो इस विधि के द्वारा भारी भरकम पाठ्यक्रम को समय पर पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये धीमी गति से चलने वाली विधि होती है। नेक्स्ट है, शिक्षण विधि में कक्षा में बहुत छोटे समूह की कल्पना की गई है, जो हमारे विद्यालय में असंभव है। शिक्षण विधि में कक्षा में बहुत छोटे समूह की कल्पना की गई है, अर्थात ऐसा माना जाता है कि खोज विधि के द्वारा जब पढ़ाया जाएगा तो बहुत कम स्टूडेंट्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे तभी जो टीचर है वह प्रत्येक स्टूडेंट पर ध्यान दे सकते हैं, जो कि हमारे विद्यालय में संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विद्यालय में कितने 60 70 स्टूडेंट्स भरे हुए होते हैं। तो 60 स्टूडेंट्स को खोज विधि के द्वारा कभी भी नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पहली बात तो सभी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा, फिर वो जो भी कार्य करेंगे उनको ऑब्जर्वेशन टीचर नहीं कर सकता है इतने सारे स्टूडेंट्स को, इसलिए ये तो बहुत ही कम जहाँ स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर ये विधि उपयोगी हो सकती है, अन्यथा नहीं। यह आर्थिक रूप से खर्चीली होती है क्योंकि इसके ऊपर खर्चा होता है, पैसा लगता है, समय भी अधिक लगता है और धन भी अधिक लगता है। इसमें सुसज्जित प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, जो सभी जगह संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर केवल प्रैक्टिकल्स पर और लैब के नाम पर केवल कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सभी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, अच्छे तरीके से पूरी प्रयोगशाला निर्मित नहीं होती है। किसी भी समस्या को ग्रेड या स्तर पर हल करना मुश्किल होता है, इसके लिए बहुत कौशलों की आवश्यकता होती है, सारे कौशल का डेवलपमेंट उसमें हुआ होना चाहिए। अब है ह्यूरिस्टिक विधि का अनुप्रयोग। यह शिक्षण विधि प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, छोटी कक्षाओं के लिए, क्योंकि छोटी कक्षाओं में खोजकर्ता के रूप में कोई भी स्टूडेंट कार्य नहीं कर सकता है, सीख नहीं सकता है, वह स्वयं कुछ नई खोज नहीं कर पाएगा।
पर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उचित है, क्योंकि इस स्तर पर विद्यार्थियों में बोध का स्तर ठीक हो जाता है। बोध का मतलब होता है समझना, कि सोचने समझने का स्तर है वह उच्च हो जाता है। इसलिए माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए यह विधि है, ये उपयुक्त होती है। प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं होती है। सेकंड है, शिक्षण विधि की सफलता का श्रेय शिक्षक को जाता है, जो बहुत सक्रिय, ज्ञाता, बुद्धिमान और शिक्षण विधि का विशेषज्ञ होता है। थर्ड है, इस विधि में प्रयोगशाला पूर्ण रूप से सुसज्जित अति आवश्यक है। सुसज्जित होना अति आवश्यक होती है।